वर्क के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और वर्क की उसका वर्क का क्षेत्रफल है, वर्क की परिधि है, वर्क के चाप की लंबाई है, वर्क के त्रिज्यखंड की लंबाई है, वर्गखंड का क्षेत्रफल है। इन कई बिंदुओं पर हमने बात करी। उससे पहले अपन वर्क की संपूर्ण जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है वर्क किसे कहते हैं। किसको कहा जाता है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित, जैसे यहाँ से अपन एक पास से बिंदु पर एक बिंदु ले लेंगे। अब इससे सभी और पास से की दूरी पर दूसरा बिंदु, ऐसे अपन ऐसा के बिंदु ले लेते हैं और इन सबको मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। अब मिलाने से जो हमारी जो पद आकृति बनेगी वही वर्क कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाता है। वर्क किसको कहते हैं? किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित ऐसन के बिंदु को, जैसे यहाँ ऐसन के बिंदु को मिलाने से बनी बंद आकृति, वर्क कहलाता है। तो वर्क किसको कहते हैं? किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति वर्क कहलाता है। तो यहाँ जो स्थिर बिंदु ये है, जिससे समान दूरी पर ऐसे असंख्य बिंदु है, अब उसको अपन मिला दिया, ऐसे मिलाया और मिला करके एक बंद आकृति प्राप्त कर ली, तो वो ही क्या कहलाएगा? वर्क कहलाता है। तो वर्क किसे कहते हैं? तो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति वृत्त कहलाता है। अब जो यहाँ स्थिर बिंदु है, वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहते हैं, किसे कहते हैं? वृत्त के स्थिर बिंदु, तो वृत्त का स्थिर बिंदु होता है, वही वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब इसके बाद आगे आती है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या जो स्थिर बिंदु उसको उससे हम प्रदर्शित करते हैं। अब एक बिंदु जैसे यहाँ ले लिए, जो दूरी पर लेने पर एक बिंदु लिया, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, वो वर्क की त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या किसे कहते हैं? वर्क पर स्थित किसी बिंदु को वर्क के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड वर्क की त्रिज्या कहलाती है। फिर अगला आता है वर्क का व्यास। वर्क का व्यास किसे कहते हैं? तो वर्क पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो वर्क के केंद्र से होकर गुजरती है, वर्क का व्यास कहलाती है। अब ये दोनों बिंदु अगर या केंद्र में से नहीं गुजरे, जैसे यहाँ वो दो बिंदु है, एक P बिंदु है, दूसरा एक बिंदु Q है, और इन दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड प्राप्त करें, तब ये व्यास नहीं होगा, क्या होगी? एक जीवा होगी। जीवा किसे कहते हैं? तो वर्क पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वर्क की जीवा कहलाती है। अब जो यहाँ पर ऐसे अपन चलते जाए, जैसे एक जीवा यहाँ होगी, वैसे आगे चलेंगे, आप फिर आगे चलेंगे, तो यहाँ चलेंगे, फिर वापस ऐसे चलेंगे, अतः ऐसे अनेक खींचते जाएंगे। तो आपको दिख रहा है कि जो वर्क की सबसे बड़ी जीवा होती है, वर्क की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वो वर्क का व्यास होती है। अच्छा, दूसरा एक आ जाए कि जो अपन यहाँ इससे केंद्र से दूर जाएंगे तो जीवाओं की लंबाई कम होती जाएगी, और केंद्र के निकट आएंगे तो जीवाओं की लंबाई बढ़ती जाएगी। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वर्क का व्यास ही होती है, और वर्क का व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है कि वर्क का व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अब यहाँ आती है कि परिधि जो है, परिधि किसे कहते हैं? तो वर्क के स्थिर बिंदु से जो समान दूरी पर बिंदु होते हैं, उनका बिंदु मतलब बिंदुओं को ऐसे मिला, बिंदुओं का जो रास्ता होता है, ऐसे जो रास्ता बनता है, वो वर्क की परिधि कहलाती है। चारों जो बिंदुओं का एक रास्ता बनेगा, उस रास्ते को क्या कहेंगे? परिधि कहते हैं। परिधि किसे कहते हैं? वर्क के स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, वो वर्क की परिधि कहलाती है। तो सबसे जो बड़ी जीवा होती है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं।
और व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दुगुनी होती है। अब आगे इसका आता है वर्गाचार। तो वर्गाचार किसे कहते हैं, तो वर्ग की परिधि, तो ये क्या होगी, वर्ग की परिधि होगी, उसके खंड, जैसे यहाँ से इसके अपन दो टुकड़े कर लिए, यहाँ से काट दिए, अब इसके दो खंड हो गए, एक तो ये खंड हो गया, दूसरा खंड ये, जैसे ये एपी खंड है, तो ये तो एपी कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, ये तो नीचे वाला हो गया, ये एपी कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला आता है, यहाँ से दो खंड हो, तो ये जो खंड है वो वर्ग के चाप का, आपको कहा जाए कि वर्ग के चाप किसे कहते हैं, तो चाप किसे कहते हैं, वर्ग की परिधि के, वर्ग की परिधि के खंड या टुकड़े, जैसे अपन ये दो टुकड़े कर लिए, यहाँ से परिधि काटे, जो खंड होते हैं वो खंड ही वर्ग के चाप कहलाते हैं, तो वर्ग की परिधि के टुकड़े ही वर्ग के चाप कहलाते हैं। अब जो चाप बड़ा होता है, जैसे इसके दो टुकड़े के जो चाप बड़ा है वो दीर्घ चाप कहलाता है, और जो छोटा है वो लघु चाप कहलाता है। तो ये तो क्या हो गया, दीर्घ चाप हो गया, और जो ये छोटा है नीचे वाला वो क्या हो गया, लघु चाप हो गया। चाप किसे कहते हैं, वर्ग की परिधि के खंड वर्ग के चाप कहलाते हैं। जो चाप बड़ा होता है उसे दीर्घ चाप, तथा जो चाप छोटा होता है उसे लघु चाप कहते हैं। अगला आता है वर्गखंड, खंड। तो ये जैसे आपके पास वर्ग है और ये वर्ग की एक जीवा ले ली, अब ये जीवा पर से इसको काट दिया, जीवा पर से इसको काट दिया, तो वर्ग के अंदर जो स्थान है, जैसे आपको ये मान लें कि कागज का एक गोल आकार आकृति है, उसको कैंची से अपन यहाँ से काट लिया, काटते हमारे पास कैसे आएंगे, तो एक तो कागज का टुकड़ा ऐसे आ जाएगा ऊपर और दूसरा कागज का टुकड़ा ऐसे आ जाएगा। तो ये जो दोनों है वो क्या कहलाते हैं, वृत्त वर्गखंड कहलाते हैं। क्या कहेंगे इसको, वृत्त खंड कहते हैं। अब वो उसी की तरह ये जो खंड बड़ा होगा उसे दीर्घ वर्गखंड और जो खंड छोटा होगा उसे लघु वर्गखंड। अब वर्गखंड किसे कहते हैं, वर्ग की जीवा के द्वारा, वर्ग की जीवा के द्वारा वर्ग के बने खंड वृत्तखंड कहलाते हैं। जो खंड बड़ा होता है उसे दीर्घ वर्गखंड तथा जो खंड छोटा होता है उसे लघु वर्गखंड कहते हैं। अगला आता है तिरछे खंड, तिरछे खंड, तो वही है जैसे आप लोग सामने वर्ग है और इस वर्ग की दो त्रिज्या अपन खींच ली, एक त्रिज्या ऐसे OA और दूसरी त्रिज्या खींच ली OB। अब इसे खींच करके अब वही कागज की आकृति है उसको यहाँ से काट दिया, और काटने से हमारे पास क्या होंगे, ऐसे दो भाग हो जाएंगे, एक भाग ये हो गया और दूसरा जो भाग है वो ऐसे हो जाएगा। अब ये दोनों जो भाग हुए वो तिरछे खंड कहलाते हैं, वो तिरछे खंड। तिरछे खंड कहते हैं वर्ग की दो त्रिज्याओं, जैसे दो त्रिज्या एक तो OA दूसरी OB, यहाँ से इसको काट दिया जाए, काटते तो हमें ऐसे आकृति प्राप्त, ऐसे आकृति प्राप्त होगी, और जो ऐसे आकृति प्राप्त होगी उतनी आकृतियों क्या कहते हैं, अपन तिरछे खंड कहते हैं। अब जो खंड बड़ा हो गया ये क्या कहलाएगा, तिरछे खंड, और जो खंड छोटा होता है उसे क्या कहेंगे अपन, लघु तिरछे खंड कहते हैं। तो अब आपको ये कहा जाए कि तिरछे खंड किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि वर्ग की दो त्रिज्याओं के द्वारा, वर्ग की दो त्रिज्याओं के द्वारा वर्ग के बने खंड तिरछे खंड कहलाते हैं। जो खंड बड़ा होता है उसे दीर्घ तिरछे खंड तथा जो खंड छोटा होता है उसे लघु तिरछे खंड कहते हैं। तो ये कुछ जानकारी जो एक वर्ग में थी। अब अलग अलग वर्गों में अपन देखें तो पहले अगर जो पॉइंट आता है वो है सेकेंडरी वर्ग, कहेंगे सेकेंडरी वर्ग। तो सेकेंडरी वर्ग किसे कहते हैं, सेकेंडरी वर्ग ऐसे वर्ग, ऐसे दो या दो से अधिक वर्ग जिनका केंद्र तो एक हो, अर्थात जैसे अपन इस केंद्र से 5 सेमी दूरी पर एक वर्ग खींच लिया, फिर अपन यहाँ से इस पर
अब की बार 3 से भी त्रिज्या ली और दूसरा ये वर्ग खींच लिया। फिर अपन वही 6 से मिली और ऐसे और खींच लिया। ऐसे ये कितने वर्ग हो गए? 3 वर्ग हो गए। लेकिन उसका जो केंद्र था वो क्या था? एक ही था। अब जो आपको आकृति दिख रही है वो आकृति सेकंड वर्ग है। तो सेकंड वर्ग किसे कहते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक वर्ग जिनका केंद्र एक हो किंतु त्रिज्या अलग हो। जैसे ये हो गई त्रिज्या, तो इसकी क्या है? इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा त्रिज्या की माप हो वो भिन्न हो तो वो क्या कहलाते हैं? सेकंड वर्ग कहलाते हैं। तो सेकंड वर्ग किसे कहेंगे? ऐसे दो या दो से अधिक वर्ग जिनका केंद्र एक ही हो किंतु त्रिज्याएं भिन्न माप की हो। त्रिज्या क्या हो? भिन्न माप की हो तो वे सेकंड वर्ग कहलाते हैं। अगला आता है स्वांश वर्ग। आता है स्वांश में वर्ग। तो स्वांश वर्ग किसे कहते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक वर्ग जिनकी त्रिज्याएं समान हो किंतु केंद्र अलग अलग। जैसे आपके पास एक 2.5 से त्रिज्या वर्ग खींच लिया जिसका केंद्र ये है। दूसरा इस सर्वे में हमने 2.5 से त्रिज्या एक दूसरा वर्ग खींचा जिसका केंद्र है और डैश है। अर्थात दोनों त्रिज्या कितनी है? 2.5 से। तो स्वांश वर्ग किसे कहते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक वर्ग जिनका केंद्र भिन्न भिन्न हो किंतु त्रिज्याओं की माप समान हो तो वो सेकंड वर्ग कहलाते हैं। सॉरी, स्वांश वर्ग कहलाते हैं। तो स्वांश वर्ग किसे कहते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक वर्ग जिनका केंद्र अलग अलग हो किंतु त्रिज्याएं समान माप की हो सेकंड वर्ग कहलाते हैं। अब इन्हीं वर्गों में कुछ अलग बात है। जैसे हमारे पहले पढ़ा था जीवा, अब उसी जीवा का अलग अलग नाम हो जाता है उभयनिष्ठ जीवा। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा किसे कहते हैं? तो ऐसी एक जीवा जो दो वर्गों में हो। जैसे आप ये यहाँ पर खींचेंगे, जैसे ये बी हो गई तो ये बी आपको दिख रही है वो उभयनिष्ठ जीवा है। तो उभयनिष्ठ जीवा किसे कहते हैं? जब दो वर्ग कितने वर्ग हैं? यहाँ दो वर्ग हैं। से पहला ये और केंद्र का, दूसरा और डैश केंद्र का, जिनकी त्रिज्याएं भी अलग हो सकती हैं। तो जब दो वर्ग एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो हाँ प्रतिच्छेद काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उभयनिष्ठ जीवा कहलाते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा किसे कहते हैं? जब दो वर्ग एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जीवा कहलाती है। अब यहाँ उभयनिष्ठ जीवा क्यों कहलाती है? तो आप ये देखो कि ये जीवा है वो इस पहले वर्ग की भी जीवा हुई और ये जीवा है वो इस वर्ग की भी जीवा हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में समान हो। तो उभयनिष्ठ जीवा किसे कहते हैं? ऐसे जब दो वर्ग एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जीवा कहलाती है। अब आगे आता है स्पर्श रेखा। तो वर्तों की स्पर्श रेखा होती है और स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? तो जैसे ये एक वर्ग है और वो वर्ग के एक बिंदु पर जैसे बात जीवा थी वो दो बिंदु पर काट रही थी। अगर कोई रेखा या रेखाखंड एक ही बिंदु पर काटे तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये दिख रही है आपको क्या है? कि स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो किसी वर्ग के एक बिंदु से गुजरती है या वर्ग को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो किसी वर्ग पर स्थित किसी बिंदु से गुजरती है, अर्थात एक ही बिंदु से गुजरती है तो उसको क्या कहेंगे? अपन स्पर्श रेखा कहेंगे। अर्थात वह रेखा जो किसी वर्ग के एक बिंदु से गुजरती है स्पर्श रेखा कहलाती है। अगर ये यहाँ पे ऐसे हो जाए, अब ये एक बिंदु से नहीं गुजरी, कितने से गुजर रही है? दो बिंदुओं से गुजर रही। तो
आप दो बिंदु से गुजरते हैं इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं? कि वह रेखा जो किसी वृत्त के दो बिंदुओं से होकर गुजरती है वो छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? वो छेदक रेखा कहलाती है। तो ये अब इसी में जो स्पर्श रेखा आ गई, अब स्पर्श रेखा जैसे हम द्विभागी की उभयनिष्ठ जीवा अपनी वैसे स्पर्श रेखा है उसके भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उसका क्या नाम होता है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो जब कोई स्पर्श रेखा जो दो वर्तों को स्पर्श करे या दो से ज्यादा वर्तों को स्पर्श करे तो वह आपकी उभयनिष्ठ जीवा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे आपके पास ये दो वर्त हैं, ये वर्त है और दूसरा वर्त ये है। इन दोनों का अगर कोई रेखा स्पर्श करती है तो वो उनकी क्या कहलाएगी? उभयनिष्ठ रेखा कहलाती है। अब आपको पूछा जाएगी उभयनिष्ठ रेखा किसे कहते हैं? तो आप क्या करोगे कि वह स्पर्श रेखा जो दो या दो से अधिक वर्तों को स्पर्श करे तो वह उन वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक अनुउभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और दूसरी त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अच्छा, ये दो प्रकार की होती है। तो क्या होगी? अनुउभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दूसरी त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अनुउभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जब ये आपको खींची हुई ऊपर खींचे या नीचे खींचे तो ये तो क्या होगी? अनुउभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। और जब अपन ऐसे तिरछे खींचे हैं तो ये कहलाती है त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। कहलाएगी वो त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इन्हीं पहले तो इन्हीं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो वह स्पर्श रेखा जो दो या दो से अधिक वर्तों को स्पर्श करे इन्हें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। अब अनुउभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी जो ऊपर तथा नीचे वर्तों को स्पर्श करेगी वो क्या कहलाएगी? अनुउभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। जो त्रियक यानी तिरछा रेखा की तरह काटती है और छूती है तो उसको क्या कहेंगे? माने त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। अब ये जो आपको देते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इनमें इसकी संख्या या कौन सी स्थिति में अपन कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो वो इसमें ध्यान है। तो सबसे पहले आपको जैसे यहाँ देखते हैं, आपको एक स्थिति है कि जब दो वर्त क्या है एक दूसरे के बाहर हैं, जैसे वो एक दूसरे के बाहर स्थित हैं तो उनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वो कितनी है? 1 2 3 4। तो जब दो वर्त एक दूसरे के बाहर स्थित हो तथा वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो तो उनकी 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जैसे अब आप उभयनिष्ठ जीवा के लिए देखा था, जैसे जैसे आप ये क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनकी सिर्फ दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वो कौन सी? अनुस्पर्श स्पर्श रेखा। तो आपको ये पूछा जाए कि जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो कितनी खींची जा सकती है? 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर ऐसे ही जैसे आपने सेकेंडरी वर्तों की बात की थी ऐसे तो उनकी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो जैसे अपन ऐसे 2 सेकेंडरी वर्त ले लिए, अब उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे तो जैसे अगर ये खींचे तो ये क्या हो गई? इसकी जो स्पर्श रेखा है लेकिन इसकी छेदक रेखा है। अगर इसको यहाँ खींचे तो वो इसकी तरफ स्पर्श रेखा होगी लेकिन इसको छुई नहीं। अर्थात ये जो एक ऐसी स्थिति है जब उनकी कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अर्थात जब दो वर्त केवल सेकेंडरी हो तो उनकी एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। और ये अगर दो वर्त 22 स्पर्श करते हो अर्थात बाहर से छूते हो, जैसे एक वर्त ये दूसरा वर्त ये दोनों बाहर स्पर्श छू रहे हैं तब उसकी 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो तैयार हो गई, एक ऊपर एक नीचे और ये बीचों बीच कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कि जब भी दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, जैसे करें बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनकी 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 1 2 और ये 3। और जब दो वर्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हैं, आंतरिक स्पर्श मतलब जैसे ये एक वर्त है
दूसरा हो ये जैसे बात है, और ये दोनों आंतरिक स्पर्श करें इसे यहाँ करें तो तब उनकी एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है, एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार से ये चार कितनी स्थिति होगी, 5 स्थिति हो गई। पहली स्थिति क्या है कि जब दो वर्ग एक दूसरे के पास स्थित हो तथा वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो तो चार उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। दूसरी क्या हो, जब दो वर्ग एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हो तो उसकी 3 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। और तीसरी क्या हो कि जब दो वर्ग एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो तब उनकी 2 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। अगला, जब दो वर्ग एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हो तो उनकी एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। और जब दो वर्ग एक क्या हो, सेकेंडरी हो, अब वो सेकेंडरी कैसे हो, सेकेंडरी हो तो उनकी एक भी उभयनिष्ठ रेखा नहीं खींची जा सकती। तो ये कितनी स्थिति हो गई, 5 स्थितियां हो गई।